हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपनी पिछड़ी हुई बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको मुझसे छीन लिया गया था। मेरी डिलीवरी होने वाली थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी बेटी पैदा हुई है। उस समय मेरे घर पर एक फकीरनी आई और मेरी बेटी को देखने के साथ ही बोली कि यह बच्ची मनुष्य, इसकी मनुष्य तुम्हारे पूरे खानदान को खा जाएगी। अगर 18 साल तक किसी दरगाह में बाबा के पास रहे तो इसकी मनुष्यत खत्म हो जाएगी। यह सुनते मेरी सास ने मेरी बच्ची को छीन करके उस फकीरनी को दे दिया और उससे कहा जब यह बड़ी हो जाए तो इसे हमारे पास ले आना। और मेरी बच्ची को लेकर वो फकीरनी वहां से चली गई। मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे। मेरे पति दूसरे मुल्क में रहते थे। मेरे पति को मेरी सास ने बताया कि तुम्हारी बच्ची मुर्दा पैदा हुई थी। कई सालों बाद जब मेरा पति घर वापस आया तो उसके साथ दुल्हन के जोड़े में एक लड़की थी। और जब मेरी नजर दुल्हन के एक निशान पर पड़ी तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि यह तो वही मेरा नाम नेहा है और बचपन से ही मैंने अपने नाम के साथ राज का नाम सुना था। यही नाम सुनते सुनते मैं बड़ी हुई थी। मेरे माँ बाबा ने बचपन में ही मेरा रिश्ता राज के साथ तय कर दिया था। राज मेरे बाबा के दोस्त का बेटा था। वह बचपन से हमारे घर पर आया जाया करता था। वह जब भी हमारे घर पर आता तो उसका मूड ऑफ होता था। ऐसा लगता था जैसे वह मुझे पसंद नहीं करता। वह ना तो मुझसे बात करता था और न ही मेरी तरफ देखता था। मैं यह देखकर बहुत दुखी हो जाती थी और मैंने कई बार इस बारे में अपने माँ बाबा से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता था। सबने जैसे तैसे बस अपनी मर्जी मुझ पर थोपने की सोच रखी थी, इसलिए मैंने भी कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। फिर बाबा के दोस्त ने एक दिन हमारी शादी की तारीख पक्की कर दी। घर में जोर शोर से शादी की तैयारी होने लगी और फिर हमारी शादी का दिन भी आ गया और हमारी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बहुत देर से राज का इंतजार कर रही थी, लेकिन राज कमरे में नहीं आया। जब बहुत देर हो गई तो मैं इंतजार करते करते थक गई। तब मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि राज आज रात यहाँ इस कमरे में नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे ससुर से किसी बाबा ने कहा है कि आज की रात तुम दोनों पर बहुत भारी है, इसलिए वह कल ही तुम्हारे कमरे में आएगा। अब तुम सो जाओ, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, तुम थक गई होगी, कपड़े बदल कर सो जाओ। यह कहकर मेरे कमरे से वह चली गई। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई। भला यह क्या बात हुई? शादी की पहली रात थी। मेरे पति को मेरे पास आने नहीं दिया। मुझे लोगों की सोच पर बहुत ताज्जुब हो रहा था और मैंने अलमारी से अपना नाइट सूट निकाल करके पहन लिया और फिर मैं सो गई। मेरी सास बहुत रूढ़िवादी औरत थी। वह हर काम में वहम करती थी और अपना हर काम बाबा जी से पूछ कर ही करती थी। वह हर बात में वहम करती थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मेरा यह काम गलत ना हो जाए। अगर कोई काम करती तो बहुत ज्यादा ही सोच समझ कर करती थी कि कहीं इस काम में कोई खराबी ना हो जाए। खैर, दूसरे दिन रात जब कमरे में आए तो मुझे उनको देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि मेरे पति को मैं पसंद नहीं हूँ। लेकिन उनको देखकर मेरा डर दूर हो गया। राज मेरा बहुत ख्याल रखते थे। राज बहुत खामोश मिजाज के इंसान थे, लेकिन कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वह किसी परेशानी में है। राज बिल्कुल भी ऐसे पति नहीं थे जो शादी के शुरू के दिनों में नई नवेली दुल्हन के नखरे उठाते हैं। उनमें वैसी कोई बात नहीं थी। हमारे बीच में एक झिझक सी थी और वह झिझक खत्म ही नहीं हो रही थी। शादी के 4 महीने बाद ही राज की दुबई में नौकरी लग गई। मैं और घर वाले सब लोग बहुत खुश थे। मैं खुशी से दुबई जाने की तैयारी कर रही थी। मुझे भरोसा था मेरे और राज के बीच में जो दूरियां हैं वह वहां पर जाकर दूर हो जाएगी। शायद घर वालों की वजह से राज मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाते। मैं तो रात दिन सपने देखने लगी थी कि मैं दुबई जाकर यह करूंगी, वहां ऐसे रहूंगी, वैसे करूंगी। लेकिन दुबई जाने से एक दिन पहले राज ने घर वालों से कहा कि मैंने नेहा के बारे में एक बहुत बुरा सपना देखा है। यहाँ जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। यह बात सुनकर तो मेरी सास बहुत परेशान हो गई और कहने लगी कि मैं अब नेहा को तुम्हारे साथ दुबई नहीं जाने दूंगी, यहाँ तक कि मैं उसे इस घर से बाहर भी नहीं निकलने दूंगी। 40 दिन तक नेहा घर से भी बाहर नहीं निकलेगी। मेरी सास अपना हुक्म सुनाकर चली गई। मैं जो राज के साथ दुबई जाने के सपने देख रही थी वह सब टूट गए। मैंने राज से कहा आप मम्मी जी से बात करें और मुझे अपने साथ दुबई लेकर चले, मगर राज ने कहा मेरी मम्मी जी कोई बात नहीं मानेगी, वह किसी की एक नहीं सुनती। एक बार जो वह कुछ कह देना तो उनका फैसला पत्थर की लकीर बन जाता है। मैं उनसे बात नहीं करूंगा। तुम तो जानती हो वह कितनी वहमी औरत है। एक बात को पकड़ कर बैठ जाती है तो बैठ जाती है। राज की यह बात सुनकर मैं खामोश हो और भला मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने अपना सारा सामान बैग से निकालकर अलमारी में वापस रख दिया। दूसरे दिन राज दुबई के लिए निकल गए। यूं ही दिन बीतते रहे। राज का फोन आता रहा, लेकिन वह सिर्फ अपनी मम्मी से ही बात करते थे, मुझसे कभी बात नहीं करते थे। मैं बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी कि अचानक मेरे जीवन में बाहर आ गई। जब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ, मैं यह खबर सुनकर बहुत खुश हुई। लेकिन राज ने यह खबर सुनने के बाद भी मुझसे कोई बात नहीं की। मैं जानना चाहता थी कि राज को यह खबर सुनकर कैसा लगा, मगर पता तो जब चलता ना जब राज मुझसे बात करते। मैं हर समय रोती रहती। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी सास मुझसे कहती बेटा तू रोया ना कर, राज जल्दी घर वापस आ जाएगा और तुझे भी अपने साथ लेकर जाएगा। मैं सोचती काश मेरे पास भी मोबाइल
मोबाइल होता तो मैं अपने पति को कॉल करती। पड़ोस में एक लड़की थी, उसका पति भी शहर से बाहर था, उसके पास मोबाइल था, वो अपने पति से घंटों घंटों बात करती थी। लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं थी। अगर किसी के पास मोबाइल होता था तो उसे गलत समझा जाता था, उसे सब गलत नज़रों से देखते थे। इस हालत में हर समय राज की कमी महसूस होती थी, मगर राज न मुझसे फ़ोन करता था और न ही मेरे बारे में पूछता था, और जब कभी भी फ़ोन करता तो सिर्फ अपनी मम्मी से बात करता था। खैर, जैसे तैसे उसके बगैर यह समय गुजर गया। अस्पताल से घर वापस आई तो घर में खुशियां मनाई जा रही थी। मेरे ससुर जी भी अपनी पोती को गोद में उठाकर प्यार कर रहे थे और सब लोगों को मिठाई बांट रहे थे। मेरे ससुर जी ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट दी। उस दिन वह बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन अचानक दरवाजे पर एक फकीरनी आ गई तो मेरी सास ने उसे मिठाई का डब्बा दिया, लेकिन उसने वह मिठाई का डब्बा लेने से मना कर दिया और जोर से चीख कर बोली कि यह बच्ची मनहूस है। उसके इस तरह से जोर से बोलने पर सब लोग हैरान हो गए और मैंने उससे कहा कि क्या बकवास कर रही हो, कौन हो तुम। मुझे इस औरत पर बहुत गुस्सा आया। मेरी सास ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तो उस फकीरनी ने कहा कि यह मच्छी मनहूस है और उसकी मनहूसियत पूरे खानदान को खा जाएगी। मैं उस फकीरनी से कुछ कहती, लेकिन मेरी सास ने मुझे बोलने नहीं दिया। मेरी सास ने कहा तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तब फकीरनी बोली कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। इस बच्चे को 18 साल तक घर से और घर वालों से दूर रहना पड़ेगा, तब जाकर इसकी मनहूसियत दूर होगी। मेरी सास परेशान हो गई, वह पहले से ही वहमी औरत थी और उस फकीरनी की बातें सुनकर उन्होंने मेरी गोद से बच्ची को ले लिया और उस फकीरनी की गोद में दे दिया और उससे कहा कि तुम इस बच्ची को अपने साथ ले जाओ, जब यह बड़ी हो जाएगी ना तो इसे वापस कर देना। यह सब सुनकर मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा। मैंने उस फकीरनी से अपने बच्चे को लेना चाहा, लेकिन मेरी सास ने मुझे रोक लिया। मैं रोने लगी, बिलखने लगी। मैंने अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मम्मी जी प्लीज़ मेरी बेटी को मुझे वापस कर दे, इस तरह मेरी गोद ना उजाड़े। लेकिन मेरी सास ने मेरी कोई बात नहीं मानी और फिर उस फकीरनी को जाने के लिए कह दिया। मेरी बच्ची को लेकर वो वहां से चली गई और मैं रोती रही। सास ने राज को फोन करके बताया कि तुम्हारे यहाँ पर मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी। मैं हर समय अपने बच्चे को याद करके रोती रहती और उस फकीरनी को कोसती रहती कि न जाने वह कहाँ से आ गई थी। मैंने अपनी बच्ची को जी भर के देखा तक नहीं था। उसके पैर की 2 जुड़ी हुई उंगलियां याद रह गई थी, जिसमें काले रंग का एक निशान था। बच्चे की मौत की खबर सुनकर भी राज वापस नहीं आया और ना ही उसने मुझसे फ़ोन पर बात की। मैंने अपनी सास से पूछा कि मम्मी जी राज कब तक वापस आएंगे, तो वह मुझसे कहती कि कुछ दिनों में वापस आ जाएगा और मैं अपने पति का इंतज़ार करती रहती। शायद मेरी किस्मत में अपने पति का इंतज़ार ही लिखा था, लेकिन राज को तो वापस आना ही नहीं था। उसके इंतज़ार में मैंने सालों गुजार दिए और शायद अब तो मैं राज को भूल चुकी थी। बस मुझे मेरी बच्ची याद, मैं उसको याद करती रोती रहती, यहाँ तक कि रोते रोते मेरी आंखें भी कमज़ोर हो चुकी थी। मैं हर वक्त बस यही दुआ करती रहती कि कहीं से वह फकीरनी आ जाए और मेरी बच्ची को वापस ले आए। ना जाने वह कहाँ से आई थी, कहाँ रहती थी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मैं सोच रही थी कि शायद 18 साल पूरे होने के बाद वह मेरी बेटी को वापस ले आए, लेकिन अब तो शायद 20 साल पूरे हो चुके थे और ना वह फकीरनी मेरी बेटी को लेकर आई और न ही राज वापस आया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने सास ससुर की सेवा में गुजार दी। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा था। तभी एक दिन अचानक राज वापस लौट आया। उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं उस समय बहुत खुश हुई। मेरे दिल पर जो अपनी बेटी की जुदाई का गम था वह उसे बताना चाहती थी। मैं राज के साथ बैठना चाहती थी। मैं उसके कंधे पर सर रखकर रोना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ कहती इससे पहले मुझे एक चौंकाने वाली खबर मिल गई कि वह अकेला नहीं आया, उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो दुल्हन बनकर किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मैं उसको देखकर अपने आप को देखने लगी। कहाँ मैं सीधी सादी सांवली सी लड़की और कहाँ वह इतनी खूबसूरत गोरी लड़की जिससे मेरे पति ने शायद दूसरी शादी कर ली थी। यह देखकर मेरा दिल टूट गया। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं उसकी दुल्हन को गौर से देखने लगी। मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह तो वही निशान था जो मेरी बेटी के पैरों पर था, 2 जुड़ी हुई उंगलियों पर काला निशान। बस एक यही निशानी तो थी जो मुझे बहुत अच्छे से याद रह गई थी। मैंने उसे पहचान लिया था कि यह मेरी ही बच्ची है। यह सोचकर ही मेरा दिमाग फटने लगा और मेरी सांस रुकने लगी थी कि मैं यह क्या देख रही हूँ। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं चक्कर खाकर गिर गई। राज मुझे अस्पताल ले गया। कुछ देर बाद मुझे होश आया। होश आते ही मैंने पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ। मैंने अपने पास राज को खड़ा देखा। राज को खड़ा देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे राज के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं चौंक करके उससे बोली बस यही देखना बाकी रह गया। राज ने मुझसे कहा कि चुप हो जाओ और घर चलो, मैं घर जाकर तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मैंने उससे कहा कि अब क्या रखा है सुनने सुनाने को, यह सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। और हम घर पहुँच गए। घर जाकर राज ने मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ। माँ ने बचपन से ही अपने वहम की वजह से मेरा जीना हराम कर रखा था। कभी कहती आज पीले रंग का कुर्ता पहन लो, तुम्हारे लिए
अच्छा रहेगा, तो कभी कहती कि आज दाल मत खाना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो कभी कहती कि आज स्कूल मत जाना, तो कभी कहती कि अपने उस दोस्त को छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो कभी कहती कि आज बाहर मत जाना, नुकसान हो जाएगा। उनकी इस बेहमीपन की आदत से मैं बहुत परेशान हो चुका था। बचपन में ही उन्होंने मेरे तुम्हारे साथ मंगनी तय कर दी थी। मैं तुमसे तो क्या अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और दुबई में नौकरी के लिए अप्लाई किया। मैं यहाँ इस शहर में नहीं रहना चाहता था, मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता था। मैंने दुबई में बहुत जगह अप्लाई कर रखा था, मुझे दुबई में नौकरी भी मिल गई। नौकरी की बात जब मैंने अपने घर वालों में बताई तो उन्होंने शादी की जिद करनी शुरू कर दी थी। मैंने उनसे बहुत मना किया कि अभी तो मेरी नौकरी लगी, मैं कुछ दिनों नौकरी कर लूँ, फिर उसके बाद शादी करूंगा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मेरी शादी तुमसे करवा दी। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने माँ के सामने झूठा सपना बताया। मैं जानता था मेरा सपना सुनकर माँ तुम्हें मेरे साथ नहीं जाने देगी, क्योंकि वह बहुत वहमी है, और यही हुआ। उन्होंने तुम्हें यहीं पर रोक लिया और मैं अकेला दुबई चला गया। लेकिन मैं दुबई अकेला नहीं गया था। कुछ साल पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वह मेरी मुलाकात मीना से हुई और मैं उससे मोहब्बत करने लगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं जानता था मेरे घर वाले मेरी शादी तुमसे करवाना चाहते हैं, इसलिए मैंने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहता था। लेकिन जब मैंने घर वालों को अपनी नौकरी के बारे में बताया तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। मैं मीना के साथ दुबई चला गया। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो। मुझे तुम्हारे बच्चे का बाप बनने की कोई खुशी नहीं थी। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मीना भी माँ बनने वाली है, तब मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन एक दिन मीना सीढ़ियों से फिसल गई और गिर गई और उसका मिसकैरेज हो गया, और डॉक्टर ने बताया कि अब मीना कभी भी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर के मीना सदमे में चली गई। वह रोती रहती और मैं उसको बहलाने की कोशिश करता रहता था। मुझे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने उससे वादा किया अपनी पहली बीवी का बच्चा उसे दे दूंगा। जब तुम्हें 9वां महीना लगा तो हम दोनों इसी शहर में वापस आ गए और मैं तुम्हारी पल पल की खबर रखता था। जैसे ही तुम्हारा बच्चा हुआ और तुम हॉस्पिटल से घर वापस आई, मैंने एक औरत को पैसे दिए और माँ के पास भेज दिया। वह फकीरनी के भेष में आई थी और उसने वही सब कुछ कहा जो मैंने उससे कहने के लिए कहा था। माँ ने उसकी बात सुनते ही फौरन बच्ची को तुम्हारी गोद से लेकर उसको दे दिया। हम घर से थोड़ी दूर पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो अपने बच्चे को लेकर के बाहर आई, मैंने उसकी गोद से बच्ची को लेकर मीना की गोद में दे दिया। हम बच्ची को लेकर दुबई वापस आ गए। मैंने और मीना ने उसे बहुत प्यार से पाला, उसका बहुत ख्याल रखा। उसे यूनिवर्सिटी में एक लड़के से मोहब्बत हो गई और हमें भी वह लड़का बहुत पसंद था। हमने उसकी शादी तय कर दी। हम उसकी शादी करने के लिए इंडिया वापस आए। शादी के दिन नज़दीक आए तो मीना को अपने किए पर अफसोस होने लगा। उसने फैसला किया कि वह हमारी बेटी को सब कुछ बता देगी, और शादी वाली रात उसने हमारी बेटी को सब कुछ सच सच बता दिया कि वह मीना की और मेरी बेटी नहीं है, बल्कि उसकी शोतन की बेटी है। मीना की यह बात सुनकर हमारी बेटी को बहुत गुस्सा आया और वह अपनी शादी छोड़कर तुरंत मेरे पास आई और कहने लगी, आप लोगों ने मेरे साथ और मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे इसी समय मेरी माँ के पास लेकर चलो। मैं जब तक अपनी माँ से नहीं मिल लेती मैं शादी नहीं करूँगी। मुझे अपनी माँ से पूछना है कि सच क्या है और क्या झूठ है। उसकी यह बात सुनकर मैं उसे तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास लेकर आ गया, लेकिन तुम उसे दुल्हन के जोड़े में देखकर गलत समझ बैठी और बेहोश हो गई। राज की यह बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई। फिर मैं अपनी बेटी के पास आई और उसके गले लग गई। खुशी की वजह से मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने अपनी बेटी को 20 साल के बाद देखा था। मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार किया और उससे बहुत सारी बातें की और अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। और राज ने कैसी चालाकी दिखाकर तुम्हें मुझसे छीन लिया, मैंने ही अभी उसे सब कुछ बता दिया। सुनकर मेरी बेटी राज पर बहुत गुस्सा आई और मुझसे बोली, माँ बस माँ अब आप इस इंसान के साथ नहीं रहेगी जिसने कभी आपको कोई खुशी नहीं दी, पति होने का कोई फर्ज नहीं निभाया, कभी आपको पलट कर नहीं देखा। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी है तुम क्या कह रही हो, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूँ। लेकिन मेरी बेटी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। फिर मैंने अपने पति को डिवोर्स दे दिया और मेरी बेटी ने मेरा ज़रूरत का सामान पैक किया और मुझे अपने साथ लेकर अपने शहर चली गई। उसका शहर में अपना एक घर था, हम दोनों वहाँ रहने लगे। फिर वह मेरे लिए रिश्ता ढूंढने में लग गई। वह चाहती थी कि वह एक अच्छे इंसान से मेरी शादी करवा कर मुझे खुश रहता हुआ देखे। उसने अपने मंगेतर को भी सब कुछ बता दिया था और उसको यह भी बता दिया था कि वह अपनी माँ की दूसरी शादी करवाना चाहती है। यह सुनकर के उसके मंगेतर ने कहा कि तुम अपनी माँ की शादी मेरे दोस्त के पिता के साथ क्यों नहीं कर देती, उनकी पत्नी की डेथ हो गई है। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और वह बहुत शरीफ इंसान है और तुम्हारी माँ को बहुत खुश रखेंगे। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करके देखता हूँ। नायरा ने कहा कि ठीक है, तो तुम उनसे बात करके देखो। वह भी मेरी माँ की उम्र के ही थी और उम्र के इस पड़ाव में वह भी अकेले पड़ चुके थे, उन्हें भी किसी साथी की जरूरत थी। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ और उनकी शादी हो गई। वह बहुत अच्छे इंसान थे, वो मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे और मेरी माँ उनके साथ बहुत खुश थी। 1 महीने के बाद नायरा की भी शादी हो गई। मेरी बेटी भी अपने पति के साथ बहुत खुश थी और मीना और राज भी नायरा की शादी में उसे दुआएं देने के लिए आए थे। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी और मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल चुकी थी। मेरी पिछली ज़िंदगी में ऐसा कुछ शायद याद करने लायक भी तो कुछ नहीं था। मेरी बेटी ने ठीक ही कहा था, जिंदगी की खुशियों पर मेरा भी हक है। शायद सब्र का फल ऐसा ही मिला करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई हो।
ये कहानी है एक रिश्ता निभाने की। अगर रिश्ता निभाने की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। मेरा बेटा बीमार था, मेरे पास उसकी दवाई के पैसे तक नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 1,000 रुपये उधार लिए। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी मदद ज़रूर करेंगे और पैसे लेकर के मैं घर आ गई। मैंने पहले तो यह सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि खाली पेट दवाई असर नहीं करती, तो फिर खाली पेट दवाई खाने का कोई फायदा नहीं होगा। और मेरे पास वही 1,000 रुपये थे जिससे मुझे अपने बच्चों को खाना भी खिलाना था और उसकी दवाई का इंतजाम भी करना था। पहले बच्चे को खाने का सोचकर मैं बाजार गई, सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। वही 1,000 रुपये मेरे पास थे और डरते डरते मैंने उस पैसों में से 500 का नोट उसे दे दिया। बिना जाने की कितनी महंगी सब्जी होगी, लेकिन सब्जी वाले ने मुझे 450 रुपये वापस दे दी। जब घर आकर मैंने पैसे गिने तो मुझे लगा कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वह बहुत गरीब आदमी, वापस जाकर के उसके पैसे दे दूं, लेकिन दिमाग ने कहा शायद यह भगवान की तरफ से मेरी मदद है। पहले जाकर बच्चों की दवाई ले आती हूँ। मैं खुशी खुशी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चे को खाना खिलाकर सुलाने के बाद में वो सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी कि ना जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वो कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने दिल में सोच लिया कि सुबह सवेरे ही जाकर उसे बाकी के पैसे दे दूंगी, और अगर कम पड़े तो उसे बता दूंगी कि बाद में तुम्हें बाकी के पैसे दे दूंगी। यकीनन वह मान जाए। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस सब्जी वाले की गलती नहीं थी, बल्कि शायद मेरी गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा जुआरी और शराबी थे और मेरी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। मेरे पापा मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गए थे, जिससे हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गई। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने पापा की बुरी नजर से बच सकूं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता। आखिरकार जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे भी मेरे पापा जुए में हार गए और मेरी भी शादी हो गई और मैं अपने पापा जैसे ही एक शख्स के घर में आ गई। मैं भी अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई अपने जुआरी पति के हाथों से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करती थी। कभी कपड़ों की पोटली में पैसे छुपाती तो कभी राशन के डिब्बों में, लेकिन वह फिर भी मेरी कमाई मुझसे छीन करके ले जाता। मेरे 3 बच्चे थे और मुझे खुशी इस बात की थी कि भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए थे। कोई बेटी नहीं थी जिसको उसका बाप मेरी तरह बेच देता। इसी तरह समय गुजरता रहा और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों बाद मेरे पति को मेरे घर की याद आती तो वह घर आ जाता और जो भी कीमती सामान उसे नजर आता उसे उठाकर वह बेच देता। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वह मेरे साथ मारपीट करने लगता, और अगर मेरे बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते तो वह बच्चों की भी मारपीट करने लगता। मुझे बस इस बात का सुकून था कि घर मेरा अपना था और वह घर बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरी शादी के बाद ही अपने बेटी की हरकतों को देखते हुए यह घर मेरे नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीते जी यह काम बहुत अच्छा किया। कम से कम मेरे बच्चों के सर पर छत तो है जो उनका बाप छीन नहीं सकता। मेरे आसपास के घरों में जो भी औरतें थी वह भी मेरे ही जैसी थी, मेहनत करती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी। आज छोटे बच्चे की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था और यह चीज मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिन बाद जब बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई और मुझे तनख्वाह मिल गई तो मैंने सोचा कि मुझे सब्जी वाले का पैसा चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ सब्जी भी चाहिए थी, इसलिए मैं दोबारा बाजार गई। उस सब्जी वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरत हुई। शायद वह इसलिए मुझे देख करके अनदेखा कर रहा है कि वह सबसे निपट कर वह मुझसे बात करेगा। और खैर मुझे तो उसके पिछले पैसे भी देने थे, लेकिन वह पैसे देने की वजह से ही इस सब्जी वाले के पास आई थी, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। सबसे निपट कर वह मेरी तरफ देखकर बोला कि क्या चाहिए। मैंने उसे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज्यादा पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और पूछने लगा कि अभी क्या चाहिए। मैंने काफी सब्जियां उसे बता दी और वह देने लगा। फिर सब्जियां देने के बाद मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे हुए। वह मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गया और जो उसने मुझसे कहा उसे सुनकर मुझे झटका सा लगा कि उसने मुझे सिर्फ 50 रुपए मांगे थे। मुझे लगा कि उससे गलती हुई है, इसलिए मैंने 500 का नोट निकाल करके उसे दे दिया, लेकिन उसने 50 रुपए ही काट कर बाकी के 450 रुपए वापस दे दिए। और मैंने जब उससे कहा कि सब्जी तो बहुत महंगी है तो उसने मेरी बात काट करके दूसरे ग्राहक की तरफ लग गया। मैं हैरान होकर घर वापस आ गई और फिर यह रोज का हो गया। मैं जब भी उस सब्जी वाले की दुकान पर जाती, मैं जितने रुपए की भी सब्जी लेती वह मुझसे केवल 50 रुपए ही लेता था। कभी कभार तो सब्जियां 200 रुपए से 300 रुपए तक की भी होती थी, लेकिन वो मुझसे 50 रुपए से ज्यादा नहीं लेता था और हमेशा इंतजार करता था कि सारे ग्राहक चले जाए या पहले वह मुझे सब्जी दे देता कि मुझे सब्जी देने के बाद सबको सब्जी देगा, ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि इतनी सारी सब्जी वह केवल मुझे 50 रुपए में ही दे रहा है। शुरू शुरू में तो मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी। जब सब्जी के पैसों की वजह से मेरे घर की बहुत सी ज़रूरतें पूरी होना शुरू हो गई तो मैंने भी हमेशा सब्जी लेने के लिए उसी की दुकान पर जाना शुरू कर दिया। कम से कम 3 महीने हो चुके थे मैं रोजाना सब्जी लेने जाऊँ या हफ्ते में एक बार जाऊँ, वह मुझे 50 रुपए में ही सारी सब्जियाँ दे देता था। मैंने अपने आसपास वाले लोगों को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह किसी को भी सब्जी कम पैसों में नहीं देता था और मैं कोशिश करती कि बार बार उसके पास न जाऊं, लेकिन उसकी सब्जी के बचे हुए पैसों से मैंने अपनी बहुत सी ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर दी थी।
और मैंने अपने एक बेटे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए डाल दिया था। इसलिए मुझे उससे ही सब्जी लेनी पड़ती थी, क्योंकि किसी और दुकान से लेने में मुझे सारे पैसे देने पड़ते, जो कि मैं नहीं दे सकती थी। मैं हमेशा ये सोचकर जाती कि उससे ज़रूर पूछूंगी कि 50 का क्या मामला है और वह मुझे सब्जियां इतने कम पैसों में क्यों देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ना हो। लेकिन जब भी मैं जाती थी उसकी दुकान पर ग्राहक होते थे, कभी मेरी सब्जी खरीदने के दौरान आ जाते तो कभी पहले से ही मौजूद होते थे। मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। इस सारे मामले में अगर उसका कोई गलत मकसद होता तो मैं एक औरत थी, मुझे अंदाजा हो जाता उसके गलत नीयत का। लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह मुझे नजर उठाकर भी देखता नहीं था, बल्कि वह किसी औरत को भी नजर भरकर नहीं देखता था। और यह बात उसकी शराफत की दलील थी। सवाल यह था कि अगर वह मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता था तो ऐसे तो बहुत लोग थे जिनको मदद की जरूरत थी। कई लोग तो ऐसे भी थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते थे, तो उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता, मेरी मदद ही क्यों करता है। यह बात मुझे सोचने पर मजबूर करती थी और मेरे हर सवाल का सिर्फ सब्जी वाले के पास ही जवाब था। लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी वहाँ पर कोई बहुत बड़ी दावत थी। मालकिन ने मुझे कहा कि मैं बाजार से सब्जी ले आऊं और राम सिंह की मदद करूं। यह सुनकर मेरे कदम खुद ब खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोच लिया कि आज तो अच्छी खासी सब्जी चाहिए, जो कम से कम 2 से 3 हजार रुपए की होगी। आज सब्जी वाला क्या करेगा। मैंने जब सारी सब्जियां तुलवाई तो मुझे उसके चेहरे पर हैरत नजर आई, लेकिन फिर उसने खामोशी से सब्जी तोलना शुरू कर दिया। और जब पैसों की बारी आई तो मैंने उसके हाथ में 5,000 रुपए दे दिए, जो मुझे मालकिन ने दिए थे। लेकिन जब उसने हमेशा की तरह आज भी 5,000 में से 50 रुपए ही काट कर बाकी रकम मुझे वापस करने लगा, तो मैंने उससे कहा कि मैं यह सब्जी अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रही हूँ। उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सारी सब्जियों के पैसे काटकर 2,000 रुपए मुझे वापस कर दिए। तो मुझे यकीन हो गया कि वह सिर्फ मुझे ही सब्जी कम पैसों में देता है। उसकी दुकान पर उस समय भी कुछ ग्राहक मौजूद थे, इसलिए मैं उससे सवाल न कर सकी। उस दिन तो मैं सारा दिन दावत में लगी रही और उसके अगले 2 दिन तक मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं सब्जी वाले की दुकान तक जाऊं। कुछ दिनों के बाद जब मैं उसकी दुकान पर गई तो उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था और वह वहां पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 50 रुपए में सब्जी दे दी, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं कोई सवाल नहीं कर सकी। कुछ दिन बाद में दोबारा दुकान पर गई तो वही लड़का था, वह खुद दुकान पर मौजूद नहीं था। मैं कम पैसों में सब्जी लेने की आदी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई जब लड़के ने भी मुझे सारी सब्जियां 50 रुपए में ही दे दी। मैंने जब उस लड़के से सवाल किया कि उसने मुझे 50 रुपए ही क्यों लिए है, तो उसने बताया कि बात तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि उसके दुकान के मालिक ने उसे ये बात क्यों कही थी, क्योंकि वह तो सिर्फ मालिक का कहना पूरा कर रहा था। दुकान के मालिक ने उससे कहा था कि मैं जब भी यहाँ पर आऊँ किसी भी समय तो वह मुझसे 50 रुपए ही ले। मैंने आज भी सब्जियां ली और उस लड़के ने मुझसे 50 रुपए ही लिए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मालिक कब आएगा, तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। और अब तो मैं और भी ज्यादा हैरत में पड़ गई थी और मुझे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे। अब तो मुझे ये बात नामुमकिन से लगने लगी, और क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वह लड़का हुआ करता था और वह सब्जी वाला खुद नहीं होता था। सब्जी तो मुझे वैसे ही मिल रही थी और अच्छी ही मिल रही थी, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। उन दिनों यूँ हुआ था कि मेरे दोनों बड़े बेटे स्कूल जाना शुरू हो गए और मुझे उनके अच्छे भविष्य की उम्मीद नजर आ रही थी। और यह सब उस सब्जी वाले की वजह से मुमकिन हुआ था, क्योंकि उसके पहले तो मैं सिर्फ बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए सोचती रहती थी। लेकिन जब मेरे पास बचत के कुछ पैसे आना शुरू हुए तो मैंने उनकी पढ़ाई के लिए भी सोचना शुरू कर दिया था। अब मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर किसी मुकाम तक पहुंच जाएंगे और शायद मेरी जिल्लत भरी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। जब यह सिलसिला चल पड़ा तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हिंदी किसी हद तक जानती थी और पढ़ लेती थी। इसलिए अपने तरीके से मैंने सब्जी का हिसाब लिखना शुरू कर दिया, और वह भी इसलिए कि मेरे दिल में यही ख्याल था कि कभी जिंदगी में मेरे पास इतने पैसे हुए तो सब्जी वाले का सारा उधार एक बार में ही चुका दूंगी। सब्जी वाले का राज मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया था, क्योंकि बच्चे बात करते हुए अगर अपने दोस्तों से कह देते तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि सबसे पहली बात मेरी इज्जत पर आ जाती। और मैं गरीब जरूर थी लेकिन इज्जतदार थी। लेकिन यह बात तो कोई नहीं समझ, और सब मुझसे सवाल करने लगते कि वह इतने कम पैसों में तुम्हें सब्जी क्यों देता था। इन सब मामले को लगभग 7-8 महीने हो चुके थे और अभी तक मैं उस बंदे से सवाल नहीं कर सकी थी। और आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को देर से काम पर से आ रही थी, इसलिए सब्जी लेने देर से गई। उस वक्त दुकान पर सब्जी वाला खुद मौजूद था। वह दूसरा लड़का आज नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते के साथ ही उस पर सवाल कर लिया कि तुम यह सब्जी मुझे 50 रुपए में ही क्यों देते हो, इसकी वजह क्या है, तुम मेरी इस तरह से मदद क्यों करते हो। तो उसने मुझसे कहा, तो क्या इससे तुम्हारी कुछ मदद हुई। तो मैंने उससे बताया कि हाँ, इन पैसों की मदद से मैंने अपने दोनों बच्चों को स्कूल में डाल दिया है। उसने कहा कि मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ गलत नजरों से कभी नहीं देखा और यह बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था। लेकिन मेरा सवाल तो वहीं की वहीं था कि अगर वह मदद करना चाहता था तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको उसकी मदद की जरूरत है, क्योंकि जिस जगह पर उसकी दुकान है उसके आसपास हम गरीब लोग ही रहते थे। वहां तो सभी गरीब थे, तो वह मेरी ही मदद क्यों करता है। जब मैंने यह सवाल उससे किया तो वह घबरा
घबरा गया और कहने लगा कि आपका सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैंने जब उससे कहा कि वह मेरे सवाल का जवाब दे या मैं उससे सब्जियां नहीं खरीदूंगी, तो वह और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने मुझसे वादा लिया कि वह मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन सब्जी हमेशा मैं उसी की दुकान से लूँगी। मैंने उससे वादा कर लिया, तो उसने कहा कि कल शाम के बाद मैं उसके घर पर आ जाऊँ, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब वहीं पर देगा। लेकिन मैं उसके घर में नहीं जाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया और मैं उसके घर आने से इनकार करने ही वाली थी कि मुझे सारे सवालों का जवाब इधर ही दे दे। लेकिन उस वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैंने उस समय तो वह सब्जियां उठाई और अपने घर वापस आ गई, लेकिन अब मेरी सारी रात इसी फिक्र में गुजरी कि आखिर उसने मुझे बुलाया क्यों है, और वह भी शाम के बाद। और अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र जवाब ना ले सकूंगी, और अगर चली गई तो मेरे साथ वह ना जाने क्या करे, क्योंकि मर्द का क्या भरोसा है। मेरी जिंदगी में आने वाले तो सारे मर्द ऐसे ही मिले थे, सिर्फ यह सब्जी वाला मुझे कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन उसने मुझे अकेले अपने घर पर क्यों बुलाया? सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए, और ना ही मैं इतनी कमजोर हूं कि अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं खुद को बचा नहीं सकूंगी। अब मुझे बेसब्री से शाम का इंतजार था। मैं जल्दी से काम से वापस आ गई और छोटे बेटे को अपने दोनों बेटों के पास छोड़ करके और उनको शक्ति से समझा करके घर से बाहर मत जाना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, एक जरूरी काम से जा रही हूँ। यह कहकर मैंने अपने कुर्ते के अंदर एक छोटी छड़ी को छुपा ली और उसके घर की तरफ चल दी। और छड़ी मैंने इसलिए रखी कि मुसीबत में काम आ सके, अगर जरूरत पड़े तो। जैसे जैसे मेरे कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा कि पलट जाऊं, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दूं, मुझे क्या जरूरत है सवाल करने की। मेरी तो जरूरतें पूरी हो रही है और मेरे बच्चों को खाना भी मिल रहा है और उनकी अच्छी पढ़ाई भी हो रही है और मेरे घर की ज़रूरतें भी पूरी हो रही है। मुझे इस राज को राज ही रहने देना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर की आवाज़ मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी और बार बार मेरे अंदर यह बात आती कि एक बार अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद मेरा दिल और तेज़ धड़कने लगा और मुझे यहाँ आने का फैसला गलत लगने लगा। उससे पहले कि मैं वहाँ से पलट जाती, दरवाज़ा खुल गया और मुझे दरवाजे पर सब्जी वाले की सूरत नजर आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब यहाँ तक मैं आ ही गई थी तो आगे भी मुझे हिम्मत करनी थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और अंदर छुपी हुई छड़ी पर अपनी पकड़ बना ली। जब मैंने अंदर कदम बढ़ाए, अंदर आते ही उसने तुरंत लाइट जला दी और रोशनी होते ही जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी तो मैं एकदम से चौंक गई। मुझे यूं लगा कि जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। जब मेरे पति के हाथों मुझे मेरे माता पिता ने बेचा था, उसके बाद से मेरा अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन या माता पिता किस हाल में है और मैंने तो यह समझ लिया था कि वह मेरे लिए मर चुकी है और कभी भूलकर भी उनके बारे में मैंने नहीं सोचा था। कभी कभी मुझे माँ का ख्याल आ जाता था, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही मेरी माँ को भी मेरे पिताजी किसी को जुए में हार गए और उसके बाद सबको मरा हुआ मानने के बाद मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे सामना होगा। सब्जी वाले के घर के बिस्तर पर मुझे अपने पिताजी लेटे हुए नजर आए और मुझे उन्हें देखकर और ज्यादा नफरत का एहसास हुआ कि हम लोग जिस हाल में भी है सिर्फ उसी आदमी की वजह से। लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनसे तो नफरत भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पीछे से मौजूद सब्जी वाले ने मुझसे कहा कि आपने इनको पहचाना? मेरी तो जबान बंद हो चुकी थी, मैं उसे क्या जवाब देती। मेरी हालत देखकर उसने कहा कि यह आदमी आपके पिताजी है, सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरे भी है, मैं आपका भाई हूँ। यह सुनकर मुझे तो आश्चर्य हुआ और बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसे कैसे हो सकता है? यह आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो सिर्फ 2 ही बहनें थी। मुझे तो लगा था कि आज इतनी बड़ी बिजली गिरने के बाद और इसके अलावा कोई और झटका मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं आगे बढ़ी और पिताजी की हालत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था और वह जुबान से बोल भी नहीं पा रहे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे, सिर्फ मुझे देखकर रो रहे थे। मैंने उस सब्जी वाले से जो कि मेरा भाई था उससे पूछा कि यह सब क्या है? तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? हम तो 2 बहनें थी और फिर यह तुम्हारे पास कैसे? उसने मुझे बताया कि मेरी शादी के 1 साल बाद ही तुम्हारी माताजी को यह एक जुए में हार गए थे, लेकिन जुए में हारने से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था, जिसे वह अपने घर पर तो नहीं लेकर आए थे, एक और जगह रखा था और सब्जी वाला उसी औरत से मेरा भाई था। उसे जन्म देते हुए वह औरत मर गई और भगवान का करिश्मा तो देखो, जिसकी वह बहन थी और उसी के हाथों मेरे माताजी का दोबारा विवाह हुआ। मेरी माँ ने उसकी परवरिश की और उसे अच्छे बुरे की समझ दी। जब वह कुछ समझदार हुआ तो उन्होंने उसकी सारी बात बताई ताकि वह अपने पिता की सूरत पर न जाए। और 3 साल पहले ही हमारी माँ का देहांत हो चुका है और जब वह कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपनी बहन की जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला कि वह तो शादी के बाद ही बच्चे को जन्म देते हुए मर गई और उसके साथ उसका बच्चा भी मर गया था। अब इस दुनिया में उसके रिश्तेदार थे, एक बहन और एक पिता। उसने हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उसके साथ की पढ़ाई न करने की वजह से वह कोई नौकरी भी नहीं कर सकता था, इसलिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। वह मेहनत से दिल लगाकर काम करता था। एक दिन उसे पिताजी मिले और उनकी हालत देख करके उन पर तरस आ गया और वह उन्हें अपने घर ले आया और पिताजी की देखभाल के लिए ही उसने दुकान पर लड़का रखा हुआ था, क्योंकि
क्योंकि वह पिताजी के पास घर पर खुद ही रुकता था, क्योंकि पिताजी तो बोल भी नहीं सकते तो ना ही कुछ खा सकते थे। और मेरे बारे में उसने जानकारी हासिल की। मेरे बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ, इसलिए अपने हिसाब से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश की। और वह 50 रुपये भी इसलिए लेता था कि मेरी खुददारी को चोट ना पहुंचे। अगर वह मुझे फ्री में सब्जी देता तो शायद मैं अगले दिन उसकी दुकान पर नहीं जाती, क्योंकि शुरू में ही यह सोचती थी कि वह गलती से उसे ज़्यादा वैसे वापस कर रहा है। लेकिन जब उन पैसों से मेरे घर की ज़रूरत पूरी होना शुरू हो गई तो मैं खुद ही उसकी दुकान की तरफ जाने लगी। और वह जानबूझ करके मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। और यह गरीब भाई की अपनी गरीब बहन के लिए मदद की कोशिश थी। यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू झलक पड़े और मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान ने मुझे अगर पति और पिता की सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिए तो भाई की सूरत में एक अच्छा इंसान दे दिया। और दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं अपने तीनों बेटों को सही रास्ते पर चलाऊंगी, पढ़ाई के साथ साथ उनकी परवरिश भी अच्छी करूंगी। इससे पहले मैंने उनकी परवरिश पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और उसके साथ ही मैंने खुले दिल से अपने पिताजी को माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो हमारे साथ किया था उसकी सज़ा उन्हें इसी ज़िंदगी में मिल चुकी थी और नर्क में भगवान उनसे हिसाब लेगा। और अपनी माँ की तरफ से भी मैंने उस आदमी को माफ़ कर दिया और अपने भाई से वादा किया कि मैं उसके घर आती जाती रहूंगी और पिताजी का ध्यान रखूंगी। जब मेरे पति के बारे में मेरे भाई ने बताया कि उसकी बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के जरिए उसने शराब छोड़ने वाले विभाग में एडमिट कर दिया है और वह जल्द ही एक अच्छे इंसान की सूरत में आपके सामने आएगा, तो मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे जिनके जरिए मैं अपने भाई का धन्यवाद कर सकूं, जो मेरी माँ का बेटा भी नहीं था लेकिन सिर्फ माँ की परवरिश का हक अदा करने के लिए अपनी तरफ से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सच कहते हैं कि परवरिश का असर बहुत होता है। इसकी रगों में खून तो मेरे पिताजी का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी जो खून पर भारी पड़ गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।